नमस्कार 91.2 NIVH हलोदून पर मैं हूं गौरव, आप सभी के साथ आदर्श विद्यालय क्लास 12 से एज आरजे। आज मैं जिस पर्सनैलिटी का इंटरव्यू करने वाला हूं, जिसका साक्षात्कार करने वाला हूं, उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ हैं निदेशक महोदय, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, डॉक्टर हिमांशु दास सर। ये पहले एक शिक्षक भी रह चुके हैं। सबसे पहले सर, आपको शिक्षक दिवस की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले सर, आप थोड़ा अपना परिचय दें। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर आप कितने टाइम से रह रहे हैं? मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु दास है। मैं असम का रहने वाला था। बहुत साल पहले मैं विभागीय शिक्षा के लिए, विशेष शिक्षक बनने के लिए मैं हमारा जो मानसिक मंद बच्चों का संस्था हुआ करता था, सिकंदराबाद में हुआ करता था, वहाँ से मैंने बैचलर्स डिग्री की। फिर मैंने कुरुक्षेत्र से मास्टर डिग्री की। उसके बाद धीरे धीरे 3-4 सब्जेक्टों में मैंने और मास्टर डिग्री किया। मैंने फिर PhD किया विशेष शिक्षा में। फिर मैं सरकार और गैर सरकार दोनों प्रकार के संगठनों में, संस्थाओं के साथ मिलके कई साल मैंने सेवाएं दी। और 2014 के आसपास मैं हमारी जो राष्ट्रीय भू दिव्यांगता राष्ट्रीय संस्था है, MET के नाम से जाना जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, वहाँ के निदेशक पद में काम किया। और उसके साथ साथ मैं हमारा बोधि दिव्यांगता का जो संस्था है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, वो सिकंदराबाद में है, वहाँ का मैं अतिरिक्त कार्यभार निदेशक के रूप में निभाया। और उसके पश्चात मैं जून 2020 से बिल्कुल कोरोना पीरियड के समय में से लेके अभी तक आप लोगों के साथ हूँ। साथ साथ आप लोगों का इस राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्था के निदेशक के साथ साथ मैं कुछ महीना हमारा शारीरिक दिव्यांगजनों की जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़ दिल्ली में है, उसका भी मैं अतिरिक्त कार्यभार में रहा। उसका अलावा अभी आप लोगों को ज्ञात होगा कि हमारा क्षेत्रीय संस्था है, एक गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश को देखती है, और एक अभी हम लोगों ने गैंगटॉक में बनाया है जो सिक्किम को देखती है। वो दोनों की भी मैं अतिरिक्त कार्यभार निदेशक का निभा रहा हूँ। धन्यवाद जी सर। तो जैसे कि आप साउथ एरिया से हैं, असम से हैं, तो सबसे पहले हमारे श्रोता ये जानने के इच्छुक होंगे कि भाई इतने काम किए जिस व्यक्ति ने, उसका बचपन कैसा रहा होगा? क्या बचपन में कैसे थे हमारे सर? प्लीज सर बताइए। हम लोग बहुत अंदर की गांव से आते हैं। यहाँ से अगर आप हिसाब करें तो ट्रेन के हिसाब से बस वगैरह मिला देने से यहाँ से कम 50 घंटे लगेंगे हमारे घर तक पहुँचने में। बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र से था। बहुत ही शरारती बच्चा था, लेकिन मैं तेज़ भी था पढ़ाई में, खेल कूद में, और हर प्रकार के स्कूलों में जितनी भी प्रतिस्पर्धा होती थी सब में मैं बहुत तेज़ बच्चा था। और घर वालों ने मुझे उस समय के आसाम में सबसे बढ़िया जो स्कूल माना जाता था वो सैनिक स्कूल माना जाता था। तो मेरे घर से करीब 200 किलोमीटर दूर सैनिक स्कूल ग्वालपारा आसाम में मुझे एक रेसिडेंशियल स्कूल में मुझे दाखिला कराया। वहीं से मैंने 12वीं पास की। उसके बाद असम के कॉलेजों में, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में मैं जूलॉजी ऑनर्स की पढ़ाई कर रहा था। उसी समय ही मुझे ख्याल आया कि मुझे इस विभाग में कुछ करना चाहिए। तो मैं फिर सिकंदराबाद में हमारा राष्ट्रीय दिव्यांगजता की जो संस्था है, वहाँ फिर मैंने कोर्स के लिए दाखिला लिया। जी, अब चलते हैं मेन विषय पे। जैसे कि आज शिक्षक दिवस है, तो इसी उपलक्ष्य में मुझे आपका साक्षात्कार करने का सौभाग्य मिला। तो सवाल पूछना चाहूँगा कि आपके मन में कब आपने ऐसा सोचा कि भाई मुझे टीचिंग लाइन में बेसिकली जाना चाहिए? हम लोग दिव्यांगता विभाग में प्रोफेशनल कोर्सेस जो भारतीय पुनर्वास परिषद की तरफ से होती है, उस विभाग के हम लोगों ने कोर्सेस किए हैं। तो उसके अंदर हमारा मूलतः 3-4 काम आता है, लेकिन सारे काम मिला देने से सबके अंदर जो है शिक्षकता या गुरु की एक रूप हमें लेना ही पड़ता है। हमारा पहला रूप जो आता है वो एज ए क्लिनिकल थेरेपिस्ट आता है। द्वितीय रूप हमारा
स्कूलों की टीचर या स्कूलों की मैनेजमेंट में हमें रोल निभाना पड़ता है। तृतीय, हमें रिसर्च करना होता है दिव्यांगता विषय के ऊपर। और चतुर्थ जो है, हमारी जितनी टीचर्स हैं उनका ट्रेनिंग, प्राइमरी लेवल टीचर की ट्रेनिंग, सेकेंडरी लेवल की टीचर की ट्रेनिंग और मास्टर्स लेवल की टीचर्स की ट्रेनिंग करानी होती है। तो धीरे धीरे जब काम करना शुरू किया इन सभी क्षेत्र में, तो टीचर वाली जो काम थी वो धीरे धीरे ज़्यादा पसंद आने लगे या उस काम की डिमांड ज़्यादा होने लगे, तो धीरे धीरे उस काम में ज़्यादा हम लोग करने लगे। जी, तो अभी जैसे आप हमारे साथ में हैं विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड के साथ, इसके अलावा और जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में भी बताया, और कौन कौन सी विकलांग लोगों के साथ आपने और काम किया है? मेरा जो सबसे चैलेंजिंग रहा, जिनके साथ काम करके मुझे सबसे मेहनत भी करनी पड़ी, लगन भी करनी पड़ी और बहुत कुछ सीखना भी पड़ा, वो फील्ड था बहुदिव्यांगता, जिनके अंदर एक इंसान के अंदर 2 से अधिक दिव्यांगता एक साथ आ जाती है। उसका अलावा मैंने स्पेशल ट्रेनिंग की हुई है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के ऊपर, मैंने स्पेशल ट्रेनिंग की हुई है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के ऊपर, उसके बाद विजुअल डिसेबिलिटी के साथ आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मूलतः हियरिंग इम्पेयर्ड फील्ड को छोड़ के बाकी जितने भी दिव्यांगजन हैं उनके साथ मैं एज ए शिक्षक काम कर सकता हूँ। जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने दिव्यांगता के बच्चों के साथ में काम करने में आपको ज़्यादा कठिनाइयाँ हुई, तो किस किस तरह की कठिनाइयाँ आप देखते थे जब आपने उनके साथ में कार्य किया? सबसे पहली जो कठिनाई समाज में है वो हमारी एटीट्यूड को लेके है। जी, दिव्यांगजनों की खुद की कई बार एटीट्यूड आ रही आती है, कई बार उनकी परिवारजनों की एटीट्यूड आ रही आती है, कई बार जो स्टाफ या समाज, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, जिस समुदाय में रहती है, वो कई बार हमारे काम के आ रही आती है। तो मूलतः एटीट्यूड के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा। फिर हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि एम्पैथी, जो समानुभूति होती है, वो हमारे समाज में जगाने की ऐसे फॉर्मल व्यवस्था नहीं है। तो हम लोगों ने उसके ऊपर बहुत शोध किया और आजकल हम लोग उसके ऊपर पाठ्यक्रम बनाए हैं, जिसके तहत हम लोग समानुभूति बढ़ाने के लिए लोगों के साथ काम करें। मुझे लगता है बाकी तो दीवारें बहुत सारे होंगे, असुविधाएं, चैलेंजेस बहुत होंगे, इन सब लोग अगर ये 2 चीज़ें आ जाए, हमारी एटीट्यूड में चेंज आ जाए सब लोगों की, और हमारी एम्पैथी, जो समानुभूति है, ये विकसित हो जाए, तो बाकी के सारे जो दरारें हैं और सारे जो चैलेंजेस है वो सब कुछ हम मीट कर पाएंगे। जी, इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम हट कर के चलें, तो क्योंकि जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस ज़माने में और आज जब हम अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं इस ज़माने में, आप क्या अंतर पाते हैं? किस तरह की सुविधाओं से आप वंचित थे और आज जो हम सभी के पास हैं उसमें आप क्या अंतर पाते हैं? सबसे पहले जो अलग बिल्कुल विचारधारा के साथ शिक्षा आई है, वो आई है कि आजकल आपके जितने भी टीचर्स हैं वो सभी जो है योग्य टीचर है, एलिजिबल टीचर है, जिन्होंने कोई ना कोई लंबी अवधि की शिक्षक बनने की ट्रेनिंग ली हुई है। हमारे समय में शिक्षक जो हुआ करते थे वो हो सकता है बहुत अच्छे शिक्षक थे और आज भी है, लेकिन उनकी वो ट्रेन नहीं होती। तो वो एक बहुत बड़ी डिफरेंस मुझे दिखता है जब मैं आप लोगों के साथ मिलता हूँ कि आप लोगों के जितने शिक्षक हैं सारे फुल्ली ट्रेन, फुल्ली क्वालिफाइड टीचर हैं। सेकेंड डिफरेंस जो मुझे दिखती है वो है टेक्नोलॉजी। मुझे याद है जब मैं 7वीं या 8वीं क्लास में पहुंचा तो पहली बार टीचिंग लर्निंग मटेरियल साइंस का एक बक्सा देखा। तो आजकल जब हम लोग देखते हैं अपने बच्चे स्कूल में जाते हैं, नर्सरी स्कूल से ही देखते हैं कि बच्चे दुनिया भर का एक्सपीरियंशियल लर्निंग और प्रोडक्टिव लर्निंग और मॉन्टेसरी किट और सामग्री के साथ सीखते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते हैं, थोड़ा सा बड़ा होते ही वो लोग टेक्नोलॉजी के सहारे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अपना नॉलेज के डायमेंशंस को बढ़ा रहे हैं। तो ये दोनों मुझे लगता है बहुत बड़ी डिफरेंस समाज में देखने को मिली है। जी, और आज के जो विद्यार्थी हैं उनको किस तरीके से, मतलब आप पहले के विद्यार्थियों से भिन्न पाते हैं शिक्षा ग्रहण करने में? पहले की ज़्यादातर विद्यार्थी जो थे वो एक प्रकार का अपना जीविका अर्जन के लिए वो ज़्यादा परेशान थे। उनको किसी ना किसी तरीके से कोई रोज़गार किसी भी प्रकार का मिल जाए, भले वो उनका शिक्षा से वो जुड़े हुए हो या ना हो, रोज़गार कहीं से आमदनी उनका हो जाए, उसके ऊपर वो लोग ज़्यादा सतर्क होते थे। आजकल के जो बच्चे हैं ये मुझे लगता है शिक्षा को रोज़गार के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
अपना भविष्य को वो अपनी शिक्षा के साथ रिलेट कर रहे हैं। जी। तो ये दोनों एक बहुत बड़ी डिफरेंस के रूप में देखने के लिए मिलता है। उसका अलावा जो एक्सपोजर है टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड ने, इंटरनेट ने आप लोगों की दुनिया को बहुत ज़्यादा खुल दिया है। उस हिसाब से आप लोगों की जो आज ये एक्सपीरियंस है, अमेरिका, लंदन, जापान, जहाँ जो कुछ भी हो रहा है आप 2 बटन मोबाइल में दबा के या लैपटॉप या कंप्यूटर में दबा के आप लोग जान पा रहे हैं। अब हम लोगों का सोचिए, जब हम आसाम के गांव में रहेंगे तो हमारे पास तो अखबार भी 3 दिन पुराना है। तो ऐसे हालत में वही सब है जो बहुत सारे डिफरेंसेस थे पुराने और नए स्टूडेंट में। जी, तो आजकल जो है हमारी शिक्षा से, क्योंकि आप एक शिक्षक भी रहे हैं, तो हमारी शिक्षा से जो सांस्कृतिक लोभ है वो जो है संस्कृति का बहुत ज़्यादा संस्कृति लुप्त होती जा रही है हमारी शिक्षा से। आज की जो नई शिक्षा है, इससे इस विषय पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अहम सवाल आपने पूछा है, क्योंकि हम जब जाते हैं विश्व में कहीं भी जाते हैं, भारत का नाम वहाँ पे रह रहे हैं भारतीय या वहाँ के कोई भी मूल निवासी हो किसी भी देश का, वो लोग भारत को बहुत इज्जत से याद करते हैं। और कहीं ना कहीं हमारा संस्कृति या हमारा कल्चर शब्द जुड़ा हुआ है। पूरे विश्व हमें समझते हैं कि ये एक अलग किस्म का देश है जहाँ विविधता विभिन्नता के साथ लोग जीते हैं। यहाँ हज़ारों भाषाएं हैं, हज़ारों कपड़े हैं, हज़ारों ड्रेसेस हैं, हज़ारों गाने हैं, हज़ारों म्यूजिक सिस्टम्स हैं, सब लोग मिलजुल के चल रहे हैं। हाँ, ये बहुत दुखद है कि अंग्रेज़ों का शिक्षा कुछ इस कदर बनाया गया था कि ये सब चीज़ों की कदर ना हो या कदर कम हो। तो धीरे धीरे पिछले अगर 50 साल में आप देखेंगे बहुत बाधा आई है हमारी अपनी संस्कृति को मेंटेन करने में स्टूडेंट्स वर्गों में। तो आज तो मैं खैर आप लोगों के स्टूडेंट जैसा ड्रेस करके आया मैं जानबूझ के, अदरवाइज आप अगर मुझे देखते होंगे तो मैं हमेशा धोती कुर्ता, माथे में टिका और गले में गमछा डाल के घूमता हूँ। यही एक मैसेज है कि अभी वो समय आ गया, हमें अगर भारतीय संस्कृति को रखना होगा, हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को हमें डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि हमारी संस्कृति कितनी बेहतर है और कितनी इम्पोर्टेंट है इस संस्कृति के साथ जुड़े रहने का, ग्रास रूट के साथ जुड़े रहने का। बिकॉज समाज में जितनी भी लड़ाई झगड़ा और कुव्यवस्था है, जितनी भी समाज में तकलीफ़ें हैं, बीमारियाँ हैं, मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी और जितनी भी तकलीफ़ें हैं, वो सबकी जड़ जो है कहीं ना कहीं संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं आह्वान यही करूँगा सब लोगों को, आप लोग बड़े अधिकारी बने, बहुत अमीर बिजनेसमैन बने, सबके लिए बहुत आशीर्वाद मेरा सबका रहेगा। लेकिन भारत की संस्कृति के ऊपर जरूर अपने परिवार और अपने बच्चे और खुद भी जो है एक अग्रणी भूमिका निभाएं। जी, जैसा कि आजकल अभी आप जो है हमारे साथ में काम कर रहे हैं, तो आपको एक विजुअली इम्पेयर्ड की शिक्षा को देख करके किस तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं, इस चीज़ को देख करके आपको कैसा लगा? क्योंकि आप बहुत ग्रामीण इलाके से थे और निश्चित ही ऐसी चीज़ों को तो आपने फर्स्ट टाइम ही ऑब्जर्व किया होगा। हाँ जी, ये बहुत ही एक अलग टाइप का फीलिंग्स है। मैं अभी आप लोगों का स्कूल का जो एलुमनी एसोसिएशन है जी, दिल्ली में, उनसे मैं मिलके आया। हमारे बहुत दिन भर का एक कार्यक्रम था, वहाँ सब लोगों से मैं मिला और इस स्कूल की जो एक बहुत बड़ी गरिमा है उसको मैंने एक प्रथम व्यक्ति के रूप में मैंने जानने की कोशिश की। आपके सारे सीनियर्स को मिलके आप लोगों से, वो लोग बहुत उम्मीद रखते हैं कि संस्था का नाम जो है देश भर में और विदेशों में भी फैलेगा, यहाँ के बच्चे बहुत बेहतरीन अच्छा रिजल्ट करेंगे। तो आशा यही है कि आगे आने वाले दिनों में आप लोग सब बहुत बेहतरीन तरक्की करेंगे, क्योंकि सबको एक चीज़ तो पता लग गया, जितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आप लोगों को मिल रही है उस हिसाब से दिव्यांगता अभी पूरी तरह से सक्षम बनने की ओर है। और लेवल प्लेइंग ग्राउंड, इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर उनको मिले तो डेफिनेटली वो ज़िंदगी में आम जनता के मुकाबले में किसी भी कदम में वो पीछे नहीं रहेंगे। ऐसा हमें आश्वासन हो गया जब हम आप लोगों के साथ रहते हैं, बातें करते हैं, आप लोगों के साथ घूमते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो हमें वो आश्वासन मिल गया है कि पूर्ण तरह से आत्मनिर्भर की ओर हमारी समाज बढ़ रही है। जी, और काफ़ी कुछ जानकारी सर अभी तक आप हमें दे चुके हैं। एक बड़ा मतलब व्यक्तिगत और हटकर मैं पूछना चाहूँगा, जैसा कि अभी कुछ ही समय पहले, थोड़े समय पहले हम एक कार्यक्रम से आ रहे हैं जिसमें
सर भी मौजूद थे और लगभग आज दोपहर भोजन के समय से ही लगभग सर हमारे स्कूल में हैं। तो जैसा कि यहाँ पर 11th-12th के जो स्टूडेंट्स हैं हम लोग हैं, बच्चों को आज के दिन जो है कुछ ना कुछ पढ़ाते हैं उनके सब्जेक्ट में से। तो आज के दिन आपने स्कूल का कार्यक्रम देखा और स्कूल का पूरा आज का शेड्यूल देखा, उसके विषय में आप उसको शिक्षा से लिंक करते हुए, बच्चों से लिंक करते हुए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा रहा आपकी नज़र में आज का कार्यक्रम? को मैं बहुत प्रसन्नता हुई मुझे कार्यक्रम में भाग लेते हुए। मुझे दो पहलू से बहुत भारी अनुभव हुई है और दो पहलू से मुझे लगता है हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। पहला तो ये है कि शिक्षक की जो जीवन है उस जीवन को मंथन करना स्टूडेंट के लिए, उनकी दिल में शिक्षक के प्रति, गुरु के प्रति अंतरात्मा से आदर आना, इस टाइप के कार्यक्रम से वो चीज़ आप लोगों के अंदर देखने को मिली, जो देखते हुए आपकी टीचरों की जो प्रोत्साहन होती है, मोटिवेशन होती है, वो उनके अंदर जगने लगी या जगती है। वो एक बहुत बड़ी पहलू है जो आज के कार्यक्रम से मुझे लगा। दूसरा एक बहुत बड़ी पहलू ये है कि हम लोग जब छोटे थे तो शिक्षक समाज में सबसे ऊँचे पायदान में माने जाते थे, उनकी इज्जत सबसे ज़्यादा होता था। मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे जो है शिक्षक ज़्यादा बनना नहीं चाहते हैं। आज जब 11th-12th के बच्चों को मैंने देखा शिक्षक बनते हुए, प्रिंसिपल बनते हुए, वाइस प्रिंसिपल बनते हुए, शिक्षक बनते हुए, मुझे लगा कि ये भी एक प्रकार का एक अनुभूति है कि आप लोगों में से भी बड़े होकर जो है लोग शिक्षकता फील्ड में अपना अनुदान देने आएंगे, प्रोफेशनल टीचर बनेंगे, डीएड करेंगे, बीएड करेंगे, एमएड करेंगे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स बनेंगे। तो वो वाला मुझे एक सेकंड बेनिफिट दिखा जब आप लोग टीचर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल बन के घूम रहे थे। जी, तो अंत में जाते जाते आप हमारे आज की पीढ़ी में जो गुरु निकल रहे हैं और जो गुरु हैं और जो एक शिक्षक बनने वाले हैं और जो विद्यार्थी हैं, इन सभी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि हमारा ये एक रेसिडेंशियल स्कूल है, यहाँ आपकी जो भी गुरु है वो माता पिता गुरु तीनों के दायित्व निभाना को होता है। इसके अंदर हम लोग भी कहीं ना कहीं शामिल हो जाते हैं। आपको अगर खांसी भी होती है तो भी आपके माता पिता बाद में आएंगे, सबसे पहले हमें भाग के आना पड़ता है। आपका किसी भी प्रकार की तकलीफ हो उसके लिए हमें 24 घंटा तैनात रहना पड़ता है। कोरोना कोविड काल में भी आपने देखा होगा, आपके शिक्षक जन, आपकी निदेशक, आपकी मेडिकल ऑफिसर, हर कोई रात को 12-1 बजे भी हम लोग बच्चों के ड्यूटी पे तैनात थे। तो ये जो एक संबंध है ये आम स्कूलों जैसा संबंध नहीं है। यहाँ के जो टीचर और यहाँ के जो स्टाफ है उनकी संबंध और बच्चों की संबंध जो है बहुत ही करीबी है। ये मैं खुद भी महसूस करता हूँ। मैं आधे लोगों से, आधे स्टूडेंट से जब बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो जो एक गैप समाज में दिखता है, टीचर स्टूडेंट या निदेशक स्टूडेंट, प्रिंसिपल स्टूडेंट, वाइस प्रिंसिपल स्टूडेंट, वो गैप हमारे संस्था में नहीं है और ये बहुत सराहनीय है। परिवार जैसा हम लोग जी रहे हैं। मैं आग्रह करूँगा पूरे देश भर में, आम शिक्षक हो, विशेष शिक्षक हो, जब तक हमारी स्टूडेंट्स के साथ हमारी रिश्ता का जो संबंध का जो ताकत है वो जितनी ज़्यादा बढ़ेगी या वो अगर कमज़ोर होगा तो शिक्षा हमारी कहीं ना कहीं अधूरा रहेगा। क्योंकि शिक्षक का काम सिर्फ शिक्षा देना नहीं है, मार्गदर्शक है, गुरु है, उनको हमें मंजिल तक पहुंचाना है। तो इतने सारे रोल निभाने के लिए शिक्षकों को जो है एक स्टूडेंट्स के साथ एक गठबंधन, एक पारिवारिक गठबंधन के कारण आना पड़ेगा। वही चीज़ मुझे अपना इंस्टीट्यूट में दिखता है। तो एज ए मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ दिस कंट्री मैं चाहूँगा कि सारे शिक्षकगण आपकी टीचर या आप लोगों के संबंध को जो है जाने, परखे और इसी चीज़ को एज बेस्ट प्रैक्टिस पूरे देश भर में लागू करने की कोशिश करें। जी, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी श्लोक के साथ हम इस इंटरव्यू को, इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। धन्यवाद करता हूं सर का, आप हमारे 91.2 NIVH हलोदून के निमंत्रण पर आपने हमें इंटरव्यू दिया, आप हमारे पास आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।